हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, एज़ यू नो, JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट कर रहे थे। जीके सेक्शन से अभी तक हम 2 मॉक टेस्ट कर चुके थे। तो आज हम करेंगे इसका मॉक टेस्ट नंबर 3rd। इससे पहले जो जीके की 2 मॉक टेस्ट की वीडियोज़ हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस मॉक टेस्ट में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रखे गए हैं और कुछ JKSSB के द्वारा पूछे गए CBT एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो एज़ पर द नीड ऑफ द एग्ज़ाम इस पूरे मॉक टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जीके का मॉक टेस्ट नंबर 3rd। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following sequence present the correct location of the ranges in the Satpura range from west to east। इस क्वेश्चन में करेक्ट सीक्वेंस मार्क करनी है सतपुरा रेंज की वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो आप इसमें जो आपका सही आंसर है वो साथ ही साथ मार्क करते जाइए। फिर हम उसके बाद इसमें सही आंसर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, बारवानी हिल्स, महादेव रेंज एंड मैकल हिल्स। ये तीनों ही हिल्स सतपुरा रेंज में है। सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हुए हमें ये 3 हिल्स देखने को मिलेंगे सतपुरा रेंज में। अब सतपुरा रेंज की बात करें तो सतपुरा रेंज डेक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट है और सतपुरा रेंज विंध्या रेंज के पैरेलल है। सतपुरा रेंज की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पास करती है और सतपुरा रेंज में जो धूपगढ़ है वो इसका हाईएस्ट पीक है। तो सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़। ये एक सनसेट पॉइंट है और इसमें 3 हिल्स हैं। वेस्ट में है बारवानी हिल्स, महादेव रेंज जो है वो नॉर्थ में है और मैकल हिल्स जो है वो ईस्ट में है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हुए आपको सबसे पहले बारवानी हिल्स, महादेव रेंज एंड देन मैकल हिल्स देखने को मिलेंगे सतपुरा रेंज में। तो ये हम मैप में भी देखेंगे इस चीज़ को। तो ये आपको यहाँ से सतपुरा रेंज देखने को मिल रहा है जो कि पैरेलल है विंध्या रेंज के। तो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज ये दोनों ही पैरेलल हैं। इसी तरह से जो सतपुरा रेंज है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पास करती है और इसमें जो हिल्स की नाम हमने अभी बात की और इसी में आपको ये 3 हिल्स देखने को मिलेंगे, महादेव, मैकला और यहाँ पे बारवानी हिल्स। ये आपको वेस्ट से ईस्ट जब आप मूव करोगे तो ये आपको 3 हिल्स देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। तो इंडिया के लॉन्गेस्ट बीच का नाम आपको बताना है। तो इंडिया के लॉन्गेस्ट बीच का नाम है डी, मैरीना बीच। मैरीना बीच कहाँ पे प्रेजेंट है? तो यह है चेन्नई में, तमिलनाडु के। सो दिस बीच इज़ लोकेटेड इन चेन्नई, तमिलनाडु और इसे वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच भी कहा जा सकता है। तो वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच भी है ये और इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच मैरीना बीच जो कि प्रेजेंट है तमिलनाडु के चेन्नई में। इसी तरह से जो जुहू बीच है ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। डांडी बीच गुजरात में है और पुरी बीच उड़ीसा में। तो ये बाकी बीचेस के बारे में इंफॉर्मेशन, इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है ऑप्शन डी, मैरीना बीच। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के टॉपिक में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में ज़रूर सुना होगा जो इंडिया की 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। बट आपको गोल्डन ट्राइंगल का भी पता होना चाहिए कि गोल्डन ट्राइंगल किन किन सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिल्ली, आगरा, जयपुर इन 3 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले रोड नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी, गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल इसका सही आंसर है। ये दिल्ली, आगरा और जयपुर इन 3 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 720 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन है, विच वन इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन लॉन्च्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने भी हाल ही में अपना एक फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन को लॉन्च किया, उसका नाम आपको बताना। तो उसका जो नाम है वो है ऑप्शन सी, हर्बिंगर 2021। तो ये हैकेथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल नेम था। हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहला ग्लोबल हैकेथॉन लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द। सियाचिन ग्लेशियर बताना है कि कहाँ पे सिचुएटेड है। क्या वो अक्साई चीन के ईस्ट में है या फिर ले के ईस्ट में है
गिलगिट के नॉर्थ में है या फिर नुब्रा वैली के नॉर्थ में है? तो आप अपना सही आंसर इसमें मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली के नॉर्थ में आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में। तो जो नुब्रा वैली है वो एक्ट करती है एज ए गेटवे टू द सियाचिन ग्लेशियर एंड काराकोरम पास। नुब्रा वैली गेटवे की तरह एक्ट करती है सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम पास में, और नुब्रा वैली में ही आपको नुब्रा रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये नुब्रा रिवर श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है ये, और यहाँ पे नुब्रा वैली के नॉर्थ में ये सिचुएटेड है। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नाउन एज। तो जो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बोला जाता है। इस एक्ट में बेसिकली क्या था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उसको इंक्रीज कर दिया गया था। तो यही था इस एक्ट के अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस cuts through पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड? इनमें से ऐसा कौन सा पास है जो पीर पंजाल को कट करता है और मनाली और लेह को आपस में कनेक्ट कर देता है बाय रोड? तो ऐसे पास का नाम आप बताइए। तो ऐसा जो पास है उसका नाम है ऑप्शन सी, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास एक ऐसा पास है जो पीर पंजाल को कट करता है और मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है बाय रोड। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये एक हाई माउंटेन पास है ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज के ये ईस्टर्न एंड में प्रेजेंट है, अराउंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। तो मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पे पीर पंजाल के ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा। ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को विद लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैलीज के साथ ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश में, और मनाली और लेह को भी आपस में जोड़ता है बाय रोड। तो ये था ऑप्शन सी, इसका सही आंसर रोहतांग पास। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, बनिहाल पास कहाँ पे है? तो बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में है इन जे.एंड.के यूटी। इसी तरह से बारीलाचाला पास आपको ज़ांस्कार रेंज में देखने को मिलेगा, और ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल वैली को कनेक्ट करता है लेह के साथ। ठीक है, और रोहतांग पास का भी हमने बात की। और नाथुला पास आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, ये सिक्किम को कनेक्ट करता है चाइना के तिब्बत के साथ। ठीक है, तो ये बाकी पासिस थे, इसमें जो सही आंसर था इसका वो था ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज सिचुएटेड इन। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या वो नॉर्थ अंडमान में प्रेजेंट है, साउथ अंडमान में, मिडल अंडमान या फिर लिटिल अंडमान? तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, वो प्रेजेंट है साउथ अंडमान में। ऑप्शन बी, साउथ अंडमान इज राइट। और इसी के साथ अंडमान और निकोबार इन दोनों को कनेक्ट करता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसी के साथ अंडमान और निकोबार में आपको बैरन आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ही आपको डंकन पैसेज भी देखने को मिलता है। डंकन पैसेज जो कहाँ पे प्रेजेंट है? लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। तो डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्शन बी, साउथ अंडमान में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रेलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहाँ पे रेलवे की कोचेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वो की जाती है, ये इनमें से ऐसी किस जगह पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन ए है पटियाला, पेरम्बूर, चित्तरंजन या फिर बेंगलुरु। तो ये प्रेजेंट है ऑप्शन बी, पेरम्बूर, चेन्नई में। सो द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसे सबसे पहले इनॉग्रेट किया गया था बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर
1955। और इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत, इस ट्रेन को भी आईसीएफ चेन्नई के द्वारा ही डेवलप किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ कहाँ पे लोकेटेड है? पेरम्बूर चेन्नई में। तो ये था इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो ऐसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? आपको उनका नाम बताना है। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के थे ऑप्शन सी बदरुद्दीन तायब जी। तो ये थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ही सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये तीसरे प्रेसिडेंट थे। और अगर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये थे बदरुद्दीन तायब जी। इसी के साथ अगर पूछा जाता है कि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनका नाम हमें याद रखना है, रहीमतुल्लाह एम सायानी। तो ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो हैं बदरुद्दीन तायब जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स द मोटिव ऑफ सांची स्तूपा इज प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी रुपी नोट पे आपको सांची स्तूपा का मोटिव या फिर पिक्चर देखने को मिलेगी। तो सांची स्तूपा की जो पिक्चर है वो आपको इनमें से ऐसे कौन से नोट पे देखने को मिलती है। तो 2000 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट या फिर 200 रुपी नोट। तो सांची स्तूपा की जो पिक्चर है वो कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? तो वो हमें 200 रुपी के नोट पे देखने को मिलती है। तो 200 रुपी के नोट पे हमें सांची स्तूपा का मोटिव देखने को मिलता है। इसी तरह से 10 रुपी के नोट पे कोणार्क सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। 20 रुपी के नोट पे एलोरा केव्स। 50 रुपी नोट पे हम्पी जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है। 100 रुपी के नोट पे आपको रानी का वाव। 200 रुपी नोट जिसकी अभी हमने बात की सांची स्तूपा। 500 पे रेड फोर्ट और 2000 रुपी के नोट पे मंगलयान आपको देखने को मिलेगा। ये सारा जो पीडीएफ है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट नेम्ड मुशायरा इन विच पोइट्स अक्रॉस द कंट्री रिसाइट देयर पोइम। अभी हाल ही में एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था मुशायरा, जिसमें जितने भी पोइट्स थे अक्रॉस द कंट्री उन्होंने पोइम्स को पेश किया था। तो इनमें से ऐसी कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, आपको उसका नाम बताना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया गया था। सो दिस इवेंट वाज कंडक्टेड ऑन 20 Feb 2021 ऑन द थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये इसकी थीम थी। तो इट एम्स टू मेक यंगर जनरेशन अवेयर ऑफ द कंट्रीज आर्ट एंड कल्चर। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने का मेन एम क्या था कि यंगर जनरेशन को कंट्री के आर्ट एंड कल्चर के बारे में अवेयर करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसका सही आंसर था ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच आर द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द फेमस धुआंधार फॉल्स। तो धुआंधार फॉल्स जो कि काफ़ी फेमस है, हमें बताना है कि ये ऐसी किस रिवर पे आपको देखने को मिलेंगे। तो धुआंधार फॉल्स जो हैं वो नर्मदा रिवर पे देखने को मिलते हैं। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो धुआंधार फॉल्स इज़ अ वाटरफॉल लोकेटेड इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये कहाँ पे, किस रिवर पे? रिवर नर्मदा पे आपको देखने को मिलेंगे। धुआंधार का जो मतलब है वो दो हिंदी के वर्ड से मिलकर बना है। धुआं जिसका मतलब होता है स्मोक और दार जिसका मतलब होता है फ्लो। धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड इन नर्मदा रिवर एंड आर 30 मीटर हाई। 30 मीटर्स ये टोटल इनकी हाइट है, नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर कहाँ से राइज होती है? तो अमरकंटक प्लेट्यू नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और इसे नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि नर्मदा रिवर का मध्य प्रदेश और गुजरात इन दोनों स्टेट्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के नाम से नर्मदा रिवर को जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे आपको JNK के क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेंगे। तो JNK के जितने क्वेश्चंस थे इसमें वो हमने हाल ही में जो JKSSB के द्वारा CBT एग्जाम्स हुए थे उन्हीं में से जो क्वेश्चंस थे वो इसमें आपके लिए लाए हैं, ताकि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो भी आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो इसी तरह से अभी हम देखेंगे एक JNK का क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, इन विच ईयर
सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहूता वाज नॉमिनेटेड एज राजा ऑफ पुंछ? सेम क्वेश्चन ये जेकेएसबी के द्वारा पूछा गया था। अगर आपके पास रिस्पांस की होगी सीबीटी एग्जाम्स की, अगर उनका पीडीएफ होगा तो आपको ये क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। तो इन विच ईयर सिराजुद्दीन जो कि कहूता विलेज से थे उन्हें नॉमिनेट किया गया था एज राजा ऑफ पुंछ? तो उन्हें कब किया गया था, किस ईयर में, आपको ये बताना। तो उन्हें ऑप्शन सी 1596 एडी में नॉमिनेट किया गया था सिराजुद्दीन को, जो कि कहूता विलेज से बिलोंग करते थे, राजा ऑफ पुंछ। तो इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले 6th सेंचुरी में चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून त्सांग ने पुंछ से पास किया था और उन्होंने लिखा था पुंछ के बारे में कि पुंछ फेमस है फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी जिसे मसलूम भी कहते हैं, एंड गुड हॉर्सेस। अराउंड 850 एडी इन 1596 मुगल किंग जहांगीर ने नॉमिनेट किया था सिराजुद्दीन को, जो कि कहूता विलेज से बिलोंग करते थे, एज राजा ऑफ पुंछ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने नॉमिनेट किया था, तो वो थे मुगल किंग जहांगीर। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तो उन्होंने सिराजुद्दीन को नॉमिनेट किया था एज राजा ऑफ पुंछ। फिर बाद में इन 1798 एडी एक गुजर लीडर रूह उल्लाह सांगू बिकम द रूलर ऑफ दिस एरिया। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। 1798 एडी में गुजर लीडर थे, उन्हें बाद में इस एरिया का रूलर बना दिया गया था। तो 1596 के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, तो ये ईयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मुगल किंग जहांगीर ने नॉमिनेट किया था सिराजुद्दीन को। तो सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ द बंगाल? तो सॉरो ऑफ द बंगाल के नाम से किस रिवर को जाना जाता है? तो बंगाल में जो मेजर रिवर है वो है हुगली रिवर। तो इसे क्यों कहा जाता है सॉरो ऑफ द बंगाल? क्योंकि हुगली रिवर जो वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ हैं, हुगली, हावड़ा, बर्धमान एंड मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसे सॉरो ऑफ द बंगाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हुगली रिवर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द सस्थम कोटा लेक, जिसे क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया में? तो सस्थम कोटा जो लेक है ये आपको केरला में देखने को मिलेगी। तो ये केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। इसका जो नाम है वो वहाँ पे एक शास्ता टेम्पल है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, सस्थम कोटा लेक, जिसे क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। केरला में ये प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग्स? तो लैंड ऑफ किंग्स में से इनमें से ऐसी JNK की किस जगह को जाना जाता है? तो लैंड ऑफ किंग्स के नाम से राजौरी डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। प्रायर टू सेंसस 2011, सेंसस 2011 के अलावा इनमें से ऐसे कौन से सेंसस में हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड की गई थी? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो 2011 के अलावा 1961 में रिकॉर्ड की गई थी। अब जो 2011 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितनी सेक्स रेशियो है? तो वो है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये सेक्स रेशियो है 2011 के अकॉर्डिंग। अब ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेगी? वो है केरला। लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट है? तो वो हरियाणा। और इसी तरह से यूटी की बात करें तो यूटी में हाईएस्ट कौन सी है? पौडीचेरी। और यूटी में ही लोएस्ट दमन दीव। तो ये डाटा था 2011 का। तो 2011 के अलावा 1961 में हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड की गई थी इंडिया में। ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि एक ट्रीटी है जो साइन की गई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। इस ट्रीटी का मेन एम क्या था? क्या इसका मेन एम प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर क्लाइमेट चेंज? तो इसका जो मेन एम था वो था ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करना, इसलिए इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था इन 1987। ये ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें इंटरनेशनली सभी कंट्रीज़ ने इसमें ट्रीटी एक साइन की थी और इसे अडॉप्ट किया गया था ऑन September 16, 1987 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ऑप्शन ए वाज राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन है, इंडेक्सेस में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस मॉक टेस्ट में भी हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है। विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप्ड द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स? पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2021 में इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जिस स्टेट ने इस इंडेक्स में टॉप किया? तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग जिस स्टेट की थी वो थी केरला।
केरला वाज ऑन द टॉप, इसकी पहली रैंकिंग थी इस इंडेक्स में। उसी के साथ सेकंड नंबर पे था तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे था तेलंगाना। तो केरला की सबसे ज़्यादा रैंकिंग थी, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे, तेलंगाना थर्ड पे। केरला ने टॉप किया था। ये PAI इंडेक्स जो था इसका 6th एडिशन था। 6th एडिशन के साथ इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? तो पब्लिक अफेयर सेंटर, PAC, ये इसको रिलीज़ करता है। ये एक NGO है। और ये किस लिए दिया जाता है? इस चीज़ से क्या पता चलता है? क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया इस चीज़ से पता चलती है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो केरला ने इसमें टॉप किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गाई एंड फंजाई? एल्गाई और फंजाई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी? तो वो है ऑप्शन डी, लाइचेंस। तो लाइचेंस की फॉर्मेशन होती है जब एल्गाई और फंजाई की आपस में कॉम्बिनेशन होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ से अपना एसोसिएशन रखता है? लेदर, ऑयल सीड्स, जूट या फिर कॉटन? तो इसका जो एसोसिएशन है वो है कॉटन के साथ। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के साथ रेवोल्यूशन है। इंडिया में कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? तो वो गुजरात में देखी जाती है। ये आपको याद रखना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कॉटन की प्रोडक्शन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो गुजरात है। इसी के साथ अगर पूछा जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन के किससे ताल्लुक़ है? ये था सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। अगर सिल्वर रेवोल्यूशन पूछा जाए तो उसका जो एसोसिएशन है वो है एग्स के साथ। ठीक है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन तो वो है कॉटन, और अगर सिल्वर रेवोल्यूशन है तो वो है एग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, GI टैग से भी एक क्वेश्चन इसमें है। सेम यही क्वेश्चन हमने अभी GI टैग्स पढ़े थे, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि चक हाउ कहाँ के फेमस हैं, किस स्टेट में फेमस हैं। तो क्वेश्चन पहले एक बार रीड करते हैं। चक हाउ which has been granted GI tag is a scented glutinous rice which has been in cultivation in the Indian state of। तो चक हाउ राइस के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था GI टैग्स, जिसमें हमने 2021 में जितने भी GI टैग्स पूरे इंडिया में मिले थे तो वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो इसी तरह से जो चक हाउ है वो एक तरह के ग्लूटिनियस राइस थे, ब्लैक राइस थे, जो किस स्टेट में पॉपुलर थे? तो वो थे मणिपुर में। तो मणिपुर में ये ब्लैक राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अभी 2021 में GI का टैग दिया गया। तो इस ब्लैक राइस में काफ़ी खासियत थी, काफ़ी क्वालिटीज़ थी, और इसका जो कुकिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा था। 40 to 45 मिनट्स इसे कुक करने में लगते थे। वो इस वजह से क्योंकि इसमें जो फाइबर कंटेंट है वो ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें हमने GI टैग वाले वीडियो में देखी थी। चक हाउ कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से इसमें क्वेश्चन है, स्पेशल एड्रेस बाय LG टू लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो सेक्शन 21 में इस चीज़ की बात की गई है कि स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेक्शन 21 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, आयुष वन, ए डेडिकेटेड फॉरेस्ट फॉर आयुर्वेदिक प्लांट्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी? एक आयुष वन है जो कि एक तरह का फॉरेस्ट है जो डेडिकेटेड है फॉर आयुर्वेदिक प्लांट्स। इसे अभी हाल ही में किस स्टेट या फिर यूटी में इनॉग्रेट किया गया? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर चंडीगढ़? तो गुजरात में इसे भी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, आयुष वन, जो कि पूरा डेडिकेटेड है आयुर्वेदिक प्लांट्स के लिए। तो ऑप्शन बी वाज राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज सेफ्रॉन ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज? तो कश्मीरी लैंग्वेज में जो कैश क्रॉप सेफ्रॉन है उसे क्या कहा जाता है? तो सेफ्रॉन को बोला जाता है क्वांग या फिर कोंग। तो क्वांग या फिर कोंग के नाम से कश्मीरी लैंग्वेज में सेफ्रॉन, जो कि एक कैश क्रॉप है, उसे जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी? J&K के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपको जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वेटलैंड रिजर्व से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने वेटलैंड रिजर्व्स देखे थे, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आपको जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, छज्जा डांस इज परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ J&K? तो J&K में एक छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है
तो इनमें से ऐसे किस फेस्टिवल में आपको ये डांस परफॉर्म होता दिखेगा? छज्जा डांस। तो छज्जा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है यूजुअली ऑन द लोहड़ी फेस्टिवल, ऑप्शन ए। लोहड़ी फेस्टिवल में छज्जा डांस के अलावा आपको डंडरस और हेरेन, ये दो डांसेस भी लोहड़ी के फेस्टिवल पे ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो डंडरस एंड हेरन और उसी के साथ छज्जा डांस, ये तीन फेस्टिवल लोहड़ी पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए वाज राइट। विच स्टेट विल सून बिकम द ओनली वन इन इंडिया टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो एकमात्र स्टेट बनेगी इंडिया में जहां पे आपको 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे? तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश में। 4 पहले से ही थे और नोएडा में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, नोएडा के जवार में, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, यूपी के। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद यूपी में टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसी पहली स्टेट होगी जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका सही है। Now question number 30. Which state in India has approved the proposal to launch the first cyber तहसील? तो इंडिया की ऐसी कौन सी पहली स्टेट होगी जो साइबर तहसील को लॉन्च करेगी? अपना प्रपोजल उन्होंने अप्रूव किया है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट बनेगी इंडिया में जहां पे इंडिया की पहली फर्स्ट साइबर तहसील्स को लॉन्च किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर के द्वारा की गई थी। तो साइबर तहसील्स मध्य प्रदेश में लॉन्च की जाएंगी। ऑप्शन सी इसका सही था। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस जीके सेक्शन से। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं। इन वीडियोस को प्रिपेयर करने में, मॉक टेस्ट को डिज़ाइन करने में काफ़ी मेहनत लगती है हमारी टीम की। एज़ पर द नीड ऑफ द एग्ज़ाम अच्छा कंटेंट हम लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल जेके इन्फो बाइट्स को सब्सक्राइब करें। हम अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ चला रहे हैं, एग्ज़ाम भी नियर बाय ही है एफए का, तो हम अपने जो मॉक टेस्ट है आपके लिए लेके आते जाया करेंगे सेक्शन वाइज, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसकी हेल्प हो जाए। आपकी जो एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस है वो भी इससे होते जाया करेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।